एक ही छत के नीचे रहने के लिए शादी के 7 फेरों का बंधन अनिवार्य नहीं है। तब वो अभिभावकों को भी सूचना रजिस्ट्रार के माध्यम से दी जाएगी, तो भाई ये लड़की है, ये लड़का है, तो ये कौन है, ये बोले ये वहाँ रह रहा है, तो वो सब चीजें आसान हो जाएंगी। उसमें फिर जिन्होंने कराया हुआ है उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस उनको वो सूचना देनी होगी कि हम करा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। लिव इन रिलेशनशिप, जिसे लेकर खूब बवाल छिड़ा हुआ है। एक ही छत के नीचे रहने के लिए शादी के 7 फेरों का बंधन अनिवार्य नहीं है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ने इसको जो है कानूनी मान्यता दे दी है, जिसके बाद 4 जोड़े जो हैं लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण कराने के लिए आगे आए। लेकिन तमाम सारी शंकाएं और सवाल जो हैं इसको लेकर के बरकरार हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार रुद्रेश आर्य जी, जो लिव इन रिलेशनशिप से ये जो यूसीसी का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या शंकाएं और क्या सवाल जो उभर कर आ रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले यही कि अभी तक का स्टेटस क्या है लिव इन रिलेशनशिप वाले? कि अभी तक का स्टेटस ये है कि 27 तारीख को जैसे यूसीसी लागू हुआ, ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए लागू कर दिया गया, तो यूसीसी पर पोर्टल पर जिन्होंने जो पंजीकरण कराया है उनकी संख्या अभी तक 4 है। ये सब डैशबोर्ड पे भी प्रदर्शित हो रहा है, सब दिख रहा है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के तमाम लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। एक याचिका हाई कोर्ट में भी इसमें दायर की गई है। तो अभी अभी एक सूचना ये भी आई है कि हाई कोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब वो उन्होंने उसमें जो है स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। दूसरा तमाम सवाल इस पर उठाते हुए वो याचिका दायर की गई थी। अब देखते हैं सरकार उसमें 6 महीने बाद क्या इसमें जो है अपना जवाब दाखिल करेगी। अच्छा, जैसे ही जो है खबर आई कि 2 रजिस्ट्रेशन जो है, पहला जोड़ा जो है जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया, एक हलचल सी मच गई। पहले तो एक चीज, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से पंजीकरण करवाया जाना? जोड़े का मेरे ख्याल से इस तरह की सूचना नहीं है कि उनका जो है किसी भी तरह की उनकी इन्फॉर्मेशन लीक की जाएगी। नहीं, इन्फॉर्मेशन लीक तो किसी को भी नहीं की जाएगी। इन्फॉर्मेशन के सरकार ने पहले ही, शासन ने इस बारे में गाइडलाइन कर दिए थे और एक्ट में भी है कि किसी को थर्ड पार्टी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। केवल संख्या पता लगेगी, वो डैशबोर्ड पर भी दिख रही है। उसके अलावा और कोई, अब किसी ने पंजीकरण कराया तो कोई ऐसे नहीं मांग सकता कि किन किन लोगों ने पंजीकरण कराया, कौन कौन इसमें कहाँ कहाँ के रहने वाले, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाएगी। हाँ, जो थानों को जाएगी उसमें थानेदार के पास ये सूचना रहेगी कि रजिस्ट्रार के माध्यम से जब वो थाने में भी उसमें सूचना जाती है तो उनके पास बेशक नाम और ये वो रहेंगे, लेकिन थानेदार भी उसको जो है किसी सूचना में या किसी और उसमें डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। इसकी मॉनिटरिंग सीधे जिले के पुलिस कप्तान को होगी। तो इसमें ये कहना गलत है कि किसी की जानकारी को लीक किया जाएगा। ऐसी कोई भी सूचना किसी के द्वारा नहीं मांगी जा सकती और ना वो दी जाएगी। जो भी जोड़ा पंजीकरण करवाना चाहता है उसको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे? देखिए, प्रोसेस उसमें कुछ अहर्ताएँ हैं कि कोई जो जोड़ा है वो मतलब शादीशुदा ना हो और उनकी जो उम्र है वो 21 साल से कम ना हो, दोनों की ही। उसमें ये है 21 साल से कम ना हो। तो तीसरा इसमें ये है, जब वो कहीं जहाँ रहते हैं लोकल अथॉरिटी को सूचना देनी होगी। जहाँ तक पंजीकरण का सवाल है तो पंजीकरण का सेम प्रोसेस है जैसे हर उसमें शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, तो या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सीएससी के माध्यम से, या फिर उसको जो रजिस्ट्रार है, जो सब रजिस्ट्रार है, वो उसको थाने को सूचित करेंगे कि ऐसे ऐसे इन्होंने जो किया है। थाने में थाना पुलिस उसकी जांच करेगी, सूक्ष्म जांच, जो कि 15 दिन के भीतर करनी होती है। 15 दिन के भीतर जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट सौंपने के बाद जो सारी अहर्ताएँ इसमें हैं उनको वो पूरा करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन लिव इन में कर दिया जाएगा। एक चीज इसमें ये भी आ रही कि जो जोड़ा, अगर दोनों में से एक जोड़ा मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला है और दूसरा जो है कहीं और का रहने वाला है, तो ऐसे में क्या कंडीशंस लागू होंगी? देखिए, इसमें साफ है लिव इन रिलेशनशिप में कि अगर वो चाहे उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर किसी राज्य का हो, यदि वो उत्तराखंड में अगर कोई बाहर का जोड़ा है वो उत्तराखंड में रह रहा है तो उसको लिव इन में रह रहा है तो वो उसको यहाँ पे पंजीकरण कराना होगा। और कोई अगर उत्तराखंड का रहने वाला जोड़ा है और वो बाहर रह रहा है, अनिवार्य उसके लिए भी है। वो चूंकि और बाहर कहीं प्रदेश में तो यूसीसी लागू नहीं, उत्तराखंड में है, तो वो जहाँ के मूल निवासी हैं,
मान लो देहरादून के अगर मूल निवासी हैं, स्थानीय किसी उसके हैं, तो जहाँ उनका सब रजिस्ट्रार जो भी उनके लिए वो है, जिस पते पर वो रहते हैं, तो वहाँ पे उसका वो वहाँ पे उसके माध्यम से जो है अप्लाई कर सकता है। एक कंडीशन ये भी है कि अगर लड़का उत्तराखंड का है, लड़की बाहर की है, और लड़की या बाहर की है, लड़का उत्तराखंड, उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों ही बात इसमें ये है कि वो उत्तराखंड में रह रहे हैं, चाहे फिर दोनों बाहर के हों या एक बाहर का हो एक अंदर का हो, लिव इन रिलेशनशिप में अगर उत्तराखंड की टेरिटरी में रह रहे हैं तो उनको पंजीकरण कराना ही कराना होगा। तो उसमें कुछ फॉर्म या जो भी दस्तावेज देने वो कुछ अलग होंगे या फिर सेम? वो सेम होंगे, अपने पते के साथ जो भी उसमें मांगा जाता है, अपने पते के साथ अपना पता और उनका तब वो अभिभावकों को भी सूचना रजिस्ट्रार के माध्यम से दी जाएगी। अगर वो कुछ मतलब अर्हता कोई पूरी नहीं करते हैं या फिर कम उम्र का है तो वो अभिभावक को सीधा सूचना उसके माध्यम से दी जाएगी रजिस्ट्रार को। पहले से ही हम विरोध तो सुन ही रहे थे यूसीसी को लेकर, लेकिन खास तौर पर जब लिव इन रिलेशनशिप की बात आई तो कुछ विरोध भी जो है, विरोध के सुर जो हमें सुनाई देने लगे। आज भी शायद कुछ अधिवक्ताओं का भी इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन भी था। इसे ओवरऑल कैसे देखते हैं? नहीं, अधिवक्ताओं का जो विरोध है, और विरोध इसमें कई बातों को लेकर के है। कुछ समुदाय या कुछ वो इसको अपने खिलाफ मानते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई संबंधित जिलाधिकारी को, और अपने अपने जगह पे जहाँ भी उनको छोटा बड़ा जो प्रदर्शन करना था वो किया। हालांकि पूरे प्रदेश से ऐसी कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन या बड़ी कोई इस तरीके की बात नहीं आई है। तो जो ओवरऑल विरोध की बात है वो कुछ समुदाय को लेकर के थी कि ये हमारे खिलाफ है, लेकिन इसमें साफ पहले ही ये साफ कर दिया गया था सरकार की तरफ से, क्योंकि जैसा कि इसका नाम ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। जो सिविल कोड है, जो सिविल कानून है, जो नागरिक कानून है, वो सबके अब समान हो गए। मतलब उसमें लेकिन किसी की रीति रिवाज से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसमें जैसे हिंदुओं में शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, ठीक। हिंदुओं में एक आर्य समाज को मान्यता दी गई थी, जहाँ उनके यहाँ शादी कर सकते हैं, उसको भी वो है। और आपका सिखों में आनंद कारज होता है, उसको भी है। और ईसाइयों में होली मैरिज, होली गैदरिंग वो करते हैं, तो उसको भी मानता है कोई। आपने शादी कर ली, अब उसके बाद का प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस है कि आप उसको रजिस्टर्ड कराएं कि हाँ हम अब दोनों संबंध, अब हम पति पत्नी हैं। वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, केवल आप उसमें आप रजिस्ट्रेशन करें। तो इसमें ऐसा कोई विरोध होने, अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी के लिए होता तो प्रदेश में दिखाई देता। इतना कोई बड़ा कोई प्रदर्शन अभी तक नहीं आया सामने। तो अभी तक एक ये बड़ा अपडेट तो है ही हमारे पास, क्योंकि लगातार ये वाला सवाल, ये शंका तो सबसे ज्यादा थी कि कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो भी कपल जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आइडेंटिटी है वो लीक ना हो, लेकिन ऐसा कुछ इसमें संभावना नहीं है। दूसरा, अब तक हमने बात करी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन अब दूसरा पक्ष जो है एक उसमें जो शादी पंजीकरण को लेकर के, उनकी क्या स्थिति? अब तक कितने पंजीकरण हुए? ये अभी तक लगभग 1250 से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं 27 तारीख से अब तक। जैसे कि पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का ही सबसे पहला पंजीकरण उन्होंने कराया था। तो अभी अगर आप देखें तो 27, 4 और 12, 16 दिन में ये आपका 1250 के आसपास लगभग 80 का पर डे 80 विवाह के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उसमें कुछ नए रजिस्ट्रेशन भी है, कुछ एक्नॉलेजमेंट भी है, यानी आपने पंजीकरण कराया हुआ है तो आप सूचना दे रहे हैं वहाँ पे कि मैंने पंजीकरण करा चुके हैं हम पहले ही, तो वो आप यूसीसी के अंडर रजिस्टर्ड हो गए। तो जहाँ तक अभी आपका पहला सवाल था उसको ये था कि जो अधिवक्ताओं में ये जो विरोध की बात है, तो अधिवक्ता इसमें ऐसा कुछ इसके उन नियमों को लेकर के जो सिविल कोड है, जो नागरिक संहिता है, उसको लेकर के सवाल उनका नहीं है। अधिवक्ताओं का सिर्फ इतना है कि पहले जो विवाह के रजिस्ट्रेशन होते थे रजिस्ट्रार के माध्यम से होते थे, तो उसमें वकील एक पार्टी होती थी, मतलब वकील एक लीगल एडवाइज़र के तौर पे होता था, और उसी के माध्यम से वो होती थी कि मतलब एक वकील का एक जो अधिवक्ता का एक रोल होता है वो ये है कि वो लीगली आपको लेकर के चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो वकीलों का कहना है, इसमें हम वो नहीं कह रहे। यहाँ ये है कि आप डायरेक्ट उसको आप सीधे चले जा रहे हैं, उसमें वकीलों का कोई रोल नहीं है। इसी प्रकार वसीयत में भी वकील उसको कराते थे, उन्हीं के माध्यम से जो है सब कुछ होता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल वीडियो अपनी बनाएं कि मैं अमुक नाम को अपनी वसीयत वो
करता हूँ, ये मेरा वारिस होगा, इस तरीके से हो सकता है। और जो वसीयत आपने करा रखी उसकी एक्नॉलेजमेंट आप उसमें दे सकते हैं। तो ये है, तो इस पूरी प्रक्रिया में वकील को बाहर रखा गया है, जिससे उनका कारोबार और जिससे उनका सब कुछ पूरा जो है वो है। तो इसलिए वो 14 तारीख को उन्होंने जो है हड़ताल कॉल की है। तो अब देखते हैं वो कितना बड़ा क्या है उसमें वो होने वाला है। तो अभी तक का विरोध का तो ये है। जो मैरिज रजिस्ट्रेशन वाली जो एंगल है, क्या लोग डर की वजह से आ रहे हैं या गंभीरता से ले रहे हैं इसको? हालांकि जो आंकड़ा है अभी बहुत दिन नहीं हुए यूसीसी को लागू हुए, तो क्या जो अब तक पंजीकरण उसको देख के लग रहा है कि लोग उसको उसी तरह गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए, शादी का रजिस्ट्रेशन की ये है कि कई जगह जैसे कोई बाहर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिनको किसी चीज़ में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है तो वो पहले भी कराते थे रजिस्ट्रेशन। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो 1250 का नंबर है, वो 1250 का नंबर उसमें ज़्यादातर, चूँकि अभी 15-16 दिन हुए हैं तो जाँच और ये वो सब चीज़ें लगती हैं, तो ज़्यादातर इसमें नंबर जो है वो एक्नॉलेजमेंट का है, यानी सूचना देने वालों का। हम पहले करा चुके हैं, अब हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसमें रजिस्टर्ड हम हो गई यूसीसी में, तो वो संख्या है। तो यानी लोग पहले ऐसा नहीं है कि पहले मैरिज के रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे। यहाँ चारों, जैसे देहरादून की अगर बात करें तो 4 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस हैं, वहाँ डेली मैरिज रजिस्ट्रेशन होते थे। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं, जिनको ज़रूरत होती है तो वो कराते ही हैं। अब अनिवार्य है, अब कराना होगा। लेकिन एक वो कंफ्यूजन है लोगों को कि अगर हमने करवा रखा है तो हम करवाएं, अब यूसीसी उसमें रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। इस वाले को किस तरह से समझना चाहिए लोगों को? मैं वही बात है ना कि मतलब जिन्होंने कराया हुआ है उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस उनको वो सूचना देनी होगी कि हम करा चुके हैं। इस पे भी बात कर लेते हैं कि सजा के प्रावधान क्या हैं और किस कंडीशन में कौन से सजा और प्रावधान लगेंगे? ये सजा इसमें जो अलग अलग मियाद इसमें जो है तय की गई है कि आपको जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, लागू होने से यूसीसी लागू होने से और 2 महीने का उसमें समय है, आप कराएंगे। उसके बाद अगर नहीं कराते हैं तो उसमें कुछ जुर्माने निर्धारित किए गए हैं। ये जो लिव इन वाले हैं उसमें भी सेम है और जो मैरिज रजिस्ट्रेशन दूसरा है उसमें भी सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें लिव इन के लिए कुछ और अलग जुर्माने हैं और शादी के रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराते हैं तो उसमें अलग जुर्माने हैं। जहाँ तक इसमें जुर्माना वसूलने का जो अधिकार है वो सब रजिस्ट्रार को ही है। इसमें पुलिस को कोई, जैसे कहा जा रहा है कि पिछले दिनों मतलब जब ये यूसीसी का वो सुना था तो उसमें ये सब उठने लगी थी बातें कि अब पुलिस जो है लोगों के बेडरूम में भी झांकेगी, इस तरह की सवाल उठे। लेकिन पुलिस को इसमें किसी प्रकार की कोई जुर्माना वसूलने की या टोका टाकी का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इतना है कि अगर किसी ने गलत तरीके से संबंध विच्छेद किए हैं, मतलब जैसे वो पहले ही, जैसे हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट था तो उसके अनुसार जो है वो होता था, संबंध विच्छेद तलाक होते थे, केस लड़ा जाता था और ये होता था। तो लेकिन कोई ऐसे भी होता था कि भाई इसने वो दे दिया, मतलब मुझे निकाल दिया, तो उसके लिए हमारे यहाँ तमाम कानून थे, आईपीसी में, अब बीएनएस में भी हैं। तो लेकिन जैसे मुस्लिम में जो है 3 तलाक वाला जो था वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो उसमें एक अलग कानून बन गया था। तो अब अगर कोई ऐसी बात आती है कि किसी ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से अपनी पत्नी को या पार्टनर को जो है तलाक दे दिया है, तो वो सूचना रजिस्ट्रार को मिलती है, सब रजिस्ट्रार को मिलती है, तो वो थाने को एक तय प्रारूप में जो है सूचना देगा और उसमें फिर वो मुकदमा किया जाएगा। एक बहुत ज़रूरी एक सवाल ये भी आ रहा है इसमें कि जिन जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्या सुरक्षा के लिहाज से उनको सेफ्टी मिलेगी, या कानूनी सुरक्षा के दायरे में भले ही वो आ गए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में सवाल है, एक डर रहता ही है, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में इस तरह की जो है शुरुआत हुई है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से देखिए, सुरक्षा पर सवाल वहाँ उठता है जहाँ अब सुरक्षा, इसको इसी बात से देखा जा सकता है, जैसे जातियों से अलग विवाह होते थे तो सामाजिक ताना बाना, सामाजिक समाज जो था उनके ऊपर किसी प्रकार का जो है हमला करते थे या उनको मार पिटाई और तमाम तरीके की बातें होती थी। तो शादी की तो बात अलग है। अब जहाँ तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है, तो लिव इन में जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो ही नहीं रही है तो फिर उनकी सुरक्षा पे तो कोई सवाल उठने का मतलब, या उसका कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई जा रहा, दो जो मतलब जोड़ा है वो रह रहा है,
उसने रजिस्ट्रेशन कराया, उसका कहीं नाम डिस्क्लोज हुआ नहीं, तो उसको कौन जानेगा, मतलब उसको कोई किसी प्रकार से ऐसे कोई सुरक्षा की तो कोई बात है नहीं है। दूसरा, हाँ इतना ज़रूर है कि वो लाइबल हो जाएगा इस चीज़ के लिए, जिम्मेदार हो जाएगा कि अब हम वहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो वो फिर एक दूसरे के साथ मतलब कोई गलत व्यवहार, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी उसका उदाहरण दिया था पिछले दिनों दिल्ली में, जो एक लिव इन पार्टनर ने अपने पार्टनर के साथ किया था कि उसकी हत्या कर दी थी और उसके कई टुकड़े काट कर वो करके लाश को फ्रीजर में रख दिया था। तो अब बाद में पता लगा था कि तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उसमें पुलिस को भी मुश्किलात आई थी सामने, लेकिन अब वो जवाबदेह है भाई, ए बी के साथ रह रहा है, तो ये पुलिस को भी पता है कि मेरे इलाके में कौन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और किस तरीके से इसकी हत्या हुई, तो भाई ये लड़की है या कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग हुई है, तो भाई ये लड़की है, ये लड़का है, तो ये कौन है, ये बोले ये वहाँ रह रहा है, तो वो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, उसमें फिर मतलब ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। तो अभी तक ये थे यूसीसी को लेकर के बड़े अपडेट जो हमने आपको दिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं, तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपके सवालों के जवाब हम अपनी अगली वीडियो में आप तक पहुंचा पाएं। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।